नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हम लोगों का बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसमें हम लोग आज जानेंगे कि न्यायिक व्यवस्थाएं कैसे होती हैं, क्या संरचना है भारत में न्यायपालिका की। इसके पहले हम लोगों ने एक तरह से जो भारतीय संघ हम लोग पढ़ रहे हैं, भाग 5 के अंतर्गत जो भारतीय संघ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो 3 इकाइयाँ आप लोगों ने देखी, यानी कि आप लोगों ने देखा एक तो सरकार थी जो कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, जो चुन करके आती है लोकसभा में के चुनाव के द्वारा। दूसरी पूरी दोनों सदनों को मिलाकर के जो विधायिका का निर्माण होता है, यानी कि कोई कानून जब बनता है तो विधायिका निर्माण करती है कानून को बनाने में। और न्यायपालिका क्या करती है कि कार्यपालिका के कार्यों को पर नियंत्रण करने का कार्य करती है कि किस तरह से कार्य जो कार्यपालिका है वह किस रूप से अपना कार्य कर रही है, क्या वह सुचारू रूप से वैधानिक तरीके से अपने कार्य को कर रही है कि नहीं कर रही है। साथ ही साथ यह भी देखती है न्यायपालिका कि क्या विधायिका अपने कर्तव्यों का, अपने संवैधानिक दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन की है किसी कानून को बनाने में या नहीं की है, इसका भी मूल्यांकन न्यायपालिका करती है। एक तरह से अगर हम देखें तो न्यायपालिका जो है वह एक ऐसी सुविधा देने का प्रयास करती है कि किसी से कोई गलती ना हो जाए, मीन्स विधायिका से कहीं कोई गलती ना हो जाए या सरकारों से ऐसी कोई गलती ना हो जाए कार्यपालिका से कि कोई अवैधानिक कार्य हो जाए, ठीक है, तो उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है, एक तरह से कहीं सही रास्ता दिखाने का कार्य करती है और अगर गलत करने पर उनको रोकने का भी कार्य करती है। ठीक है, अगर कोई सरकार चाहती है कि ऐसा हम कर लें जो संवैधानिक कार्य ना हो, तो उस पर हमारी न्यायपालिका उस पर रोकने के लिए रहती है। और साथ ही साथ न्यायपालिका का जो मूल कार्य होता है वह किसके हितों में होता है, वह जनता के हितों में होता है। तो जनता के हितों को ध्यान में रख करके ये कार्य करती है। तो ये तो था न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के संदर्भ में हम लोगों ने थोड़ी सी बात की इसके संदर्भ में। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, वह कब से अस्तित्व में है और कब कब किस चरणबद्ध तरीके से इसका डेवलप होता गया और विकास कब हुआ, और जो आज वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है या जो हमारा देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 से, उसके बाद से जो संविधान हमारा लागू हुआ पूर्ण रूप से भारत में, उसमें न्यायपालिका की क्या स्थिति है और किस तरह से कार्य का संचालन कर रही है हमारी न्यायपालिका, और हमारी रक्षा सुरक्षा कैसे करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कैसे ये सुरक्षित रखती है, इन सब पहलुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि भारत में इसका अस्तित्व न्यायपालिका का आया कब। तो देखिए, पहले क्या था, जब हमारे यहाँ राजा रजवाड़े रियासतें हुआ करती थी या मुग़ल दरबार हुआ करते थे, यानी मुग़ल शासक हुआ करते थे, तो उस समय जो व्यवस्था थी वहाँ पर न्यायिक व्यवस्था आज के जो वर्तमान स्वरूप के आधार पर नहीं थी। वहाँ पर राजा ही दंड देने का कार्य किया करते थे, सुल्तान का दंड देने का कार्य किया करते थे। मुग़ल काल में ऐसी कोई संरचना नहीं थी, ऐसी कोई इकाई, स्वतंत्र रूप से कोई इकाई नहीं थी जो वैधानिक कार्यों को देखे उस रूप में, जो कि वर्तमान स्वरूप की मुकदमे सुने जाएं और फिर कार्रवाई उसके आधार पर की जाए। ऐसी कोई आधुनिक व्यवस्था नहीं थी उस समय में। उस समय केवल राजा रजवाड़े या जो उनके न्याय के पदाधिकारी होते थे, वो दंडाधिकारी, वो दंड दे देते थे, उसी आधार पर सारा कार्य होता था। अंग्रेजों ने भारत में जब अंग्रेज आए तो इन्होंने एक तरह से कहिए कि बहुत बेहतरीन व्यवस्था के साथ, एक संरचना के साथ भारत को एक स्ट्रक्चर दिया, न्यायिक स्ट्रक्चर देने का बहुत बेहतर प्रयास किया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सबसे पहले कोलकाता में, यानी कि जो उस समय कलकत्ता था, वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का प्रयास किया, यानी कि किया गया। अनुच्छेद 73 के 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इस्टेब्लिश किया गया। यह जो व्यवस्था की गई, इसमें
भारतीयों के जितने भी मुकदमे हुआ करते थे वो सुनवाई के लिए किए गए थे। क्योंकि देखिए पहले क्या था कि शुरुआती दौर में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बंगाल को अपना बेस बनाया, बंगाल को अपना आधार बनाया, वहीं से शासन संचालन का सुचारू रूप से करना शुरू किए। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो विस्तार अपना करते हुए मुंबई और मद्रास में अपनी सारी इकाइयाँ डेवलप करते गए और धीरे धीरे आपने देखा कि पूरे भारतवर्ष पे उनका अधिकार हो जाता है। तो जब ये शुरुआती दौर में, लेकिन वो बंगाल रहते हैं और 1911 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार लगता है, चार्ल्स पंचम के द्वारा महारानी आती हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पर फिर जाकर के ये जो हमारी राजधानी हुआ करती थी, मतलब उस समय अंग्रेजों के समय में जो राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, फिर वो स्थानांतरित करके दिल्ली इस्टेब्लिश की गई। तो यानी कि पूरा केंद्र जो है पहले कलकत्ता हुआ करता था, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एक तरह से की गई। लेकिन देखिए ये जो कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था वह एक्चुअल में इसके खिलाफ भी आप लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए अपील कर सकते थे। तो एक तरह से कहना कि ये सुप्रीम कोर्ट के था, ये थोड़ा सा न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वह फाइनली लास्ट डिसीजन देता है, उसके बाद किसी के पास कोई निर्णय के लिए जाता नहीं है न्यायालय के संदर्भ में। और राष्ट्रपति को तो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, एक अलग विषय है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर देखा जाए तो वो लास्ट आखिरी पायदान हुआ करता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उस समय जो कलकत्ता में स्थित न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था, उसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि इससे असंतुष्ट होने पर आदमी प्रिवी काउंसिल में जो लंदन में स्थित था वहाँ पर जाकर के अपने मुकदमे की पैरवी कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, वहाँ पर अपनी बात को कह सकता है। तो वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। और भारत में अगर हम देखें, भारत में एक्चुअल में किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो 1935 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत एक व्यवस्था दी गई और उसी के तहत ही फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई भारत में। और वो तिथि थी 1935 का अधिनियम था, और जानते हैं 1935 का अधिनियम 1937 में लागू हुआ था, 2 साल बाद। तो 1937 में इस्टेब्लिश हुआ। ये महात्मा गांधी के जन्म के एक दिन पहले, तो महात्मा गांधी का जो जन्म होता है वो तिथि 2 अक्टूबर मनाई जाती है, उससे एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। एक तरह से कहिए सुप्रीम कोर्ट की संरचना के रूप में था जो भारत में इस्टेब्लिश किया गया। ये सबसे पहली एक मतलब इकाई के रूप में था। और इसके बारे में भी मैं बताऊं आपको कि फेडरल कोर्ट की तरह ही ये भी कार्य करता था, और इसकी सुनवाई के लिए आप प्रिवी काउंसिल में जाते थे। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे से बड़े लोग हुए हैं जिनकी सुनवाई के लिए लोग ब्रिटेन में गए हैं, ठीक है। तो ये तो अभी हमारा मुद्दा खैर अभी कोर्ट के लिए को लेकर के है, ये तो आपका हिस्टोरिकल थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड था। उसके बाद देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हमारा होता है तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय जो संविधान बनाए जाते हैं उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और आप देखते हैं कि अब हम लोग पढ़ रहे थे भाग 5 के बारे में, संघ के बारे में। संघ में हम लोगों ने देखा था पूरी तरह से राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका, विधायिका, ये तमाम सारी चीज़ें होते होते हम लोग भाग 5 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भाग 5 में एक बार जान लीजिए कि भारतीय संविधान में कहाँ स्थान दिया गया। तो भारतीय संविधान में अब भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के मध्य में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्या जो तिथि है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है बच्चों। भाग 5 में 124 से लेकर 147 तक, अनुच्छेद 147 तक जो है के मध्य में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में प्रावधान किया गया। और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रक्चर है यह देखिए, हमारे यहाँ जो एकल न्यायालय एक तरह से कहिए कि मतलब जो है शीर्ष न्यायालय की व्यवस्था है कि सभी पूरे राज्यों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक ही न्यायालय होगा जो सुप्रीम होगा, और उसके खिलाफ मतलब कहीं और फिर कोई सुनवाई आप नहीं करा सकते हैं। और सारे राज्यों के मुकदमे हैं और केंद्र के मुकदमे हैं, जो भी मुकदमे हैं वो सब फाइनली वहीं लास्ट डिसीजन में पहुँचते हैं और वो निर्णय लेता है। तो हमारे यहाँ जो संरचना है वह कुछ इस तरह की है कि सबसे ऊपर पर सुप्रीम कोर्ट है, और प्रत्येक राज्य जितने भी हमारे एस्टेब्लिश हैं उन राज्यों में फिर कोर्ट, मतलब एक तरह से ऑलमोस्ट जो स्टेट्स हैं उन स्टेटों में उनके अपने खुद के न्यायालय हैं, है ना, उनके अपने खुद के हाई कोर्ट्स हैं। फिर हाई कोर्ट के बाद में हर प्रत्येक जिले में, जनपद में उनके अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो त्रिस्तरीय कुल व्यवस्था के रूप में हमारे यहाँ न्यायपालिका के बारे में है। यहाँ देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर आप लोगों को किताबों में दिखता होगा हमेशा, वही बताने का मैंने यहाँ भी प्रयास किया है कि जो सबसे ऊपर जो शीर्ष पर हमारा न्यायालय होता है वह
सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, सबसे शीर्ष बिंदु पर होता है सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, तमाम सारे जितने भी स्टेट हैं ऑलमोस्ट सभी के लिए। देखिए मैं अभी एक एक आर्टिकल के बारे में चर्चा करूंगा, किस आर्टिकल में क्या बात बताई गई है और किस आर्टिकल के तहत, और राज्यों के, जैसा भी हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, फिर अगले दिन हम लोग जो है हाई कोर्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बहरहाल अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं। तो प्रत्येक राज्यों में अगर देखेंगे 2019 में तेलंगाना को भी अगर हम ले लेते हैं तो तेलंगाना के गठन के बाद से अगर हम देखते हैं तो तेलंगाना के गठन के कारण से जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी और जो हाई कोर्ट वहाँ का हैदराबाद में हुआ करता था, वो चूँकि अब हैदराबाद तेलंगाना में चला गया है, तो अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है, तो वहाँ के लिए आंध्रा के लिए एक नए हाई कोर्ट के इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो इस आधार पर कुल 25 हाई कोर्ट्स की स्थापना भारत में है वर्तमान समय में। समय के साथ साथ और भी परिवर्तन होता जाएगा, तो संभवतः और भी हाई कोर्ट्स की स्थापना की जाएगी, क्योंकि ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक अपना हाई कोर्ट हो। जैसे कि अभी दिल्ली के लिए भी आप देख लीजिए, दिल्ली के लिए भी आगे से बहुत सारे तथ्य मिलेंगे, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी देखते हैं। तो सबसे सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे ऊँचे पे, उसके बाद राज्यों के हाई कोर्ट्स होते हैं, और उसके बाद जिलों में जाएंगे तो जिलों में हम देखेंगे तो जिलों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हुआ करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जिला न्यायालय, क्योंकि देखिए ऊंचे के स्तर पे सारी चीज़ें हम लोग जान जाते हैं, नीचे के स्तर पे थोड़ा सा समझना हम लोगों को मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचाई पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थिति, फिर उसके बाद हाई कोर्ट की स्थिति, फिर उसके बाद में हम लोग जिला न्यायालय के संदर्भ में देखते हैं कि जिला सबसे निचले स्तर पर जो है जिले न्यायालय के बारे में संरचना होती है। जिला न्यायालय में जो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं या जिला जज जो होते हैं, वो उनके बारे में देखें, वो दो तरह का उनका बिहेवियर होता है, कार्य करने की जो उनकी शैली होती है वो दो तरह की होती है। एक तो वो सिविल मामलों को भी देखते हैं और दूसरा वो आपराधिक मामलों को भी देखते हैं। तो जब हमारा डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज महोदय जब सिविल मामलों को देखते हैं तो उन्हें मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज के नाम से जाना जाता है। किसको? जब डिस्ट्रिक्ट जज महोदय सिविल मामलों को देखते हैं तब उन्हें जिला जज या मुंसिफ मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब वही जिला जज साहब हमारे आपराधिक मामलों को देखते हैं तो उनको न्यायिक मजिस्ट्रेट तक वहाँ कहा जाने लगता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जिसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, और न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे सीजे मतलब एक तरह से कहिए कि आपराधिक मामलों को देखने की स्थिति में ये आ जाते हैं। तो सिविल मामलों को देखिए, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये हम लोगों ने इसके बारे में, जब कोई न्यायाधीश सिविल मामलों को देखता है तब वहाँ पर वो मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज कहलाता है, और आपराधिक मामलों को देखता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। इसे न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि उसका जो चीफ होता है सीजेएम होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं। तो ये तो संरचना भी हम लोगों की थोड़ी बाद में, इसके पहले हम लोग जब आपराधिक मामलों के बारे में बात कर रहे थे कि और कानूनी, तो जिला जज जो हमारा होता है, जिला जज या सत्र न्यायाधीश जिसे हम कहते हैं, जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश जो होता है हमारा, वो जो है तीसरे नंबर का पायदान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होती है हमारी जिला न्यायालय होता है, उसमें न्यायाधीश सिविल मामलों को जब देखता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से जाना जाता है। मैंने यहाँ पर आपको सिविल मामलों के बारे में बता दिया जो कि आगे की कड़ी में था, क्षमा चाहूँगा आपसे, आप इसको फिर से समझ लें थोड़ा सा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिला न्यायाधीश जो होते हैं। अब ये दो तरह के मामले, अभी मैंने बताया दो तरह के मामले देखते हैं, एक तो सिविल मामले देखते हैं, दूसरे आपराधिक मामले देखते हैं, ठीक है। तो जब यही जिला जज साहब हमारे जिला मतलब जो सिविल मामलों को देखते हैं तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज, हालांकि मैंने उसमें यही बात बताई थी आपको, तो उसमें बहुत परिवर्तन है, लेकिन वो बाद का क्रम था, इस नाते मैंने ऐसा कहा। सिविल मामलों में जिला जज डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से। अब जब आपराधिक मामलों को देखते हैं तो उन्हें सेशन जज यानी सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जिला जज को दो नामों से, एक तो सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज भी उनको कहा जाता है जब वो आपराधिक मामलों को देख रहे होते हैं, और जब वो सिविल मामलों को देख रहे होते हैं तो जिला जज डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो दो पद है, सिविल मामलों के लिए डिस्ट्रिक्ट जज महोदय कहे जाते हैं, जब आपराधिक मामलों को देखते हैं तो सत्र न्यायाधीश, ठीक है, सेशन जज जिसे कहा जाता है उस रूप में। और देखिए न्यायाधीशों की दो कैटेगरी बांटी गई है, एक वे न्यायाधीश जो सिविल मामलों को देखते हैं, जो जिला जज से छोटे वाले न्यायाधीश हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो दो तरह की कैटेगरी, एक तो सिविल मामलों को देखते हैं और एक आपराधिक मामलों को देखते हैं। तो जो सिविल मामलों को देखते हैं उन्हें यही बात मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज के नाम से जाना जाता है,
ठीक है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज, यानी कि कोई कहे कि ये मुंसिफ मजिस्ट्रेट हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो सिविल मामलों के देखने वाले जज साहब हैं, ठीक है। और कोई व्यक्ति बताता है कि हम मुंसिफ मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ हैं तो आप समझ लीजिएगा वो सिविल के मामले वाले होंगे, मतलब वो हैं। वही अगर कोई कहता है कि जेएम के यहाँ हैं, ठीक है, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ हैं, तो आप समझ लीजिएगा आपराधिक मामलों के लिए। और जिलों में मतलब दो तरह के मैंने बताया, एक सिविल मामलों को देखने वाले न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, और दूसरे आपराधिक मामलों को देखने वाले, यही बात है। तो आपराधिक मामलों को जो देखता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाता है, जो सिविल मामलों को देखता है वह मुंसिफ मजिस्ट्रेट या जिला जज के नाम से जाना जाता है, सॉरी सिविल जज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है इसका जो चीफ होता है, ध्यान सुनिएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो चीफ होता है वो सीजेआई के नाम से जाना जाता है, सॉरी सीजेएम के नाम से जाना जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अपराध के संदर्भ में जब भी कोई आप देखेंगे तो सीजेएम लिखा होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वह जिले का अपराध का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिले के स्तर पे। लेकिन उससे बड़ा अगर जो है जिला जज साहब देख रहे हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब यानी कि सत्र न्यायाधीश अगर कोई देख रहा है तो इसका मतलब वो उससे बड़ा होगा सीजेएम से, यानी कि अगर जिला जज को देखें हम या उसको सत्र न्यायाधीश से अगर छोटा कोई अगर अधिकारी है, जिले का अपराध का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो सीजेएम है। और एक जिले में जिले के ऊपर डिपेंड करता है, कई जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जो आपराधिक मामलों को देखते हैं। और उसके अलावा सिविल जज तो भी कई होते हैं, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से संरचना को आप लोग, ठीक है। तो ये तो संरचना आपकी थी, ये जो है जिले स्तर से संरचना के बारे में इसमें स्ट्रक्चर दिया गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ग्राम स्तर पर बहुत सारी जगहों पर न्याय पंचायतों की स्थापना की गई, तो बहुत सारे छोटे मोटे आपराधिक मामलों की मतलब अलग अलग जनपदों में, मतलब एक तरह से राज्यों में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि जहाँ पर न्याय पंचायत की व्यवस्था की गई, तो बहुत सारे फैसले न्याय पंचायत आपराधिक और सिविल के फैसले वो कर लेती है, जिससे कि आसानी हो न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये तो था भारत में न्यायिक संरचना के संदर्भ में आपने देखा इसको, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, अब आगे के क्रम में देखते हैं कि कैसे क्या है चीज़ें। ये तो आपका हो गया कि कैसे कैसे व्यवस्था है न्यायपालिका की भारत में, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अब हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कैसी संरचना के साथ क्या बिहेवियर करता है। तो देखिए, भारत में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई सबसे पहले, तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो स्ट्रक्चर था, सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो संरचना बनी थी, उसमें न्यायाधीशों की संख्या इतनी नहीं थी। वर्तमान समय में देखेंगे 2019 के परिवर्तन के आधार पर देखें तो आज हम लोग देखते हैं लगभग 34 न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस को लेकर के हम लोग को, सीजेआई को लेकर के 34 न्यायाधीश की स्थिति हो गई। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो उस समय जो मूल संविधान है उसमें एग्जाम में पूछता है कि मूल संविधान में जो है कितने न्यायाधीश भारत में थे, तो कितने न्यायाधीश थे, तो उसमें कुल टोटल आपके 7 न्यायाधीश थे और एक चीफ जस्टिस को भी ले लिया जाता है, तो 7+1 की स्थिति बन जाती है। कुल 8 न्यायाधीश उस समय थे सुप्रीम कोर्ट में जब इस्टेब्लिश हुआ। फिर समय समय के साथ बच्चों इसमें परिवर्तन होता चला गया, और परिवर्तन के आधार पर परिवर्तन क्यों हुआ, देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे किन आर्टिकल्स के माध्यम से करते हैं वो भी देखेंगे। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से, जैसे पहले क्या था, भारत की जनसंख्या कम थी, भारत को जल्दी ही रिसेंटली आज़ाद हुआ था, तो इतने ढेर सारे मुकदमे भी नहीं थे अब किसी भी तरह के, तो वहाँ समय न्यायाधीशों की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी संख्या की। आज समय के साथ समय परिस्थितियाँ बदलती गई, मुकदमों की संख्या बढ़ती चली गई, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, तो उस आधार पर न्यायाधीशों की जो संख्या है वह भी समय समय पर बढ़ती रही है। तो थोड़ा सोच लीजिए कब कब क्या हुआ और वर्तमान समय में क्या है। तो ये चीज़ क्वेश्चन पूछता है मूल रूप से कि सबसे पहले मूल संविधान में कितने न्यायाधीशों की संख्या थी और वर्तमान समय में क्या न्यायाधीशों की संख्या है। तो मैंने बताया मूल संविधान था, उसमें 7 न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस। देखिए 1+1 हमेशा ध्यान रखिएगा, जो +1 होगा वो चीफ जस्टिस सीजेआई के बारे में होगा, तो ये संख्या थोड़ी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद बेटा 1956 में एक परिवर्तन किया गया। 1956 में इसके तहत जो है न्यायाधीशों की संख्या 10+1 कर दी गई, यानी 11 कर दी गई, ठीक है। समय के साथ देखिए परिवर्तन हो रहा है, मैं तिथियाँ लिखते जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। फिर 14 न्यायाधीशों की संख्या कर दी गई आपकी 1960 में, ठीक है।
समय समय पर जैसी ज़रूरतें बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद में आपकी 18 न्यायाधीशों की संख्या कर दी गई, न्यायाधीशों की संख्या 18 कर दी गई। कब कर दी गई? 1978 में, 1978 में 78 कर दी गई। और फिर न्यायाधीशों की संख्या 1986 में 25 कर दी गई, 25 + 1 कर दी गई, यानी 26 कर दी गई। ये कब कर दी गई? 1986 में कर दी गई। क्लियर? और इसके बाद में फिर आपको न्यायाधीशों की संख्या 2008 में ये है आपकी, जो आप अभी तक आप पढ़ते रहे होंगे, 31 न्यायाधीशों की संख्या कर दी गई थी। तो 31 मतलब मीन्स कुल टोटल मिला करके 31 न्यायाधीशों की संख्या कर दी गई थी 2008 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर अभी क्या है? 33 + 1 है, यानी कि 34 न्यायाधीश हैं। ये 2019 में सरकार ने परिवर्तन करके ये चीज़ें आपकी बना दी है। और आज तक भारत में देखेंगे तो कुल 48 न्यायाधीश हुए हैं। और इस समय जो रिसेंटली न्यायाधीश आपके हैं, नुथलापति वेंकट रमन्ना साहब हैं, रमन्ना जी हैं। ये आपके 48वें नंबर के न्यायाधीश हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, 48 नंबर के न्यायाधीश हैं रमन्ना जी। ठीक है, तो ये रिसेंटली हैं। 48 पूछता है किस नंबर के न्यायाधीश हैं, तो इस तरह का क्रम पूछता है। तो ये तो हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी सी इसकी बेसिक संरचना और कैसे कैसे इस्टेब्लिश हुआ उसके बारे में। आइए बात करते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में जो एग्जाम्स में पूछता है। कब गठन हुआ, किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया? तो देखिए अनुच्छेद 124, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, 124 से लेकर 147 के मध्य सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। तो 124 में जो बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, 124 में देखिए कई पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आर्टिकल 124 आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा आप लोग। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ हद तक आपको याद हो जाए यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन जो किया गया है वो अनुच्छेद किसमें किया गया है? 124(1) में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात की गई कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसको गठित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वरीयता क्रम को आधार बना करके मूल रूप से देखा जाता है, तो उसी के आधार पर वो किया जाता है। तो चीफ जस्टिस ये भी पूछता है किस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस में है? तो 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? अब देखिए चीफ जस्टिस वगैरह के लिए जो नियुक्ति का जो विधान है वो एक तरह से कहिए कि एक संसदीय परंपरा के आधार पर राष्ट्रपति महोदय को जो सुझाव दिया जाता है, फिर उसके आधार पर मतलब जो सरकार जो मतलब जो है सहमति देती है, उसी आधार पर फिर चीफ जस्टिस का चुनाव किया जाता है, जिसे CJI के नाम से जाना जाता है। और फिर अन्य न्यायाधीशों की जो आपके आज वर्तमान समय में देख रहे हैं 33 न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, कैसे उनकी नियुक्ति की जाती है। तो अन्य न्यायाधीशों की यानी सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए करेगा क्या? देखिए सभी न्यायाधीशों की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, चाहे वो चीफ जस्टिस हों सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, सभी राष्ट्रपति महोदय करेंगे। चाहे वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या सामान्य न्यायाधीश हों, तो राष्ट्रपति मतलब जो है अन्य हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हों तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए आप। तो अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करते हैं राष्ट्रपति? तो देखिए एक बात जान लीजिए कि इसके लिए कई बार जो सिस्टम पहले था उसमें कई सारे फेरबदल समय के साथ किए गए, समय के साथ उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। परिवर्तन इस रूप में किए गए हैं कि समय समय पर कि कौन से न्यायाधीश बनाए, मतलब कैसे किए जाएं। पहले क्या होता था कि सीधे केवल सलाह दे दी जाती थी और सलाह के आधार पर ही सारी नियुक्तियां कर दी जाती थी। लेकिन और कुछ पहले 2 न्यायाधीश सलाह दिया करते थे चीफ जस्टिस को, तो इस तरह की कई सारी व्यवस्थाएं रहीं। उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने का कोई विषय नहीं है, आप बस इतना ही जानें कि एक्चुअल में वर्तमान समय में क्या स्वरूप चल रहा है। तो वर्तमान समय में जो न्यायाधीशों का जो स्वरूप होता है न्यायाधीशों को नियुक्ति के लिए, उसमें क्या है कि एक कोलेजियम होती है। ठीक है, न्यायाधीशों का एक तरह से कहिए गठित किए जाते हैं 4 न्यायाधीश, और वो 4 न्यायाधीश चीफ जस्टिस को सलाह देते हैं और चीफ जस्टिस जो है फिर जो है राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। उसी आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और यही जो न्यायाधीशों का एक जो संगठन होता है, इसे कोलेजियम कहते हैं। ठीक है, यही न्यायाधीशों का जो समूह होता है उसके आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूछता किस अनुच्छेद में है, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दी गई है कि कभी किसी स्थिति में कि राष्ट्रपति मान लो मतलब अपंगता की स्थिति हो गई या कहीं चले गए स्थिति हैं, वर्तमान समय में ज़रूरत है, तो चूँकि ये ऐसे पद हैं जिसे राष्ट्रपति महोदय के पद हैं और चीफ जस्टिस के पद हैं, ये कभी खाली नहीं होते हैं। ठीक है, खाली होने की स्थिति में कह नहीं होते हैं का मतलब ये तुरंत, ये चूंकि सबसे बेसिक पद होते हैं, मूल पद होते हैं, इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, दिन रात किसी भी वक्त पड़ सकती है, तो इस नाते इस पद को हमेशा खाली नहीं किया जाता है। और जैसे राष्ट्रपति महोदय हैं, संयोग से अगर नहीं है तो तत्काल रूप से उनके कार्यों को देखने वाले उपराष्ट्रपति महोदय तुरंत राष्ट्रपति हो जाएंगे। वो भी नहीं है तो आप जानते हैं चीफ जस्टिस तुरंत उनकी जगह पर चले आएंगे। तो ऐसे से क्रम कभी ये पद खाली नहीं रहते हैं, किसी भी वक्त जैसे ही कोई आकस्मिक घटना होती है किसी के साथ तो तुरंत उस जगह पर वो लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस के लिए है कि जो नियुक्ति करता है, कार्यकारी चीफ जस्टिस की जो नियुक्ति करनी होती है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं अनुच्छेद 126 के तहत। ठीक है, और जो ओथ है यानी शपथ है जो है राष्ट्रपति की और प्रतिज्ञान है उसके बारे में भी उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124(6) के तहत। मैंने बताया अनुच्छेद 124 काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 3 बिंदु मैंने बता दिया, एक तो सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में, फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, ये पहले दूसरे में लगातार आपकी स्थिति में मिलेंगे, और शपथ जो है वो भी 24(6) के तहत दिया गया है जिसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये इतनी चीज़ें इसके अंतर्गत थी। और उसके अलावा बताइए कि कोई व्यक्ति न्यायाधीश हो सकता है, न्यायाधीश होने के लिए योग्यताओं का जो उल्लेख किया गया है वह किस अनुच्छेद में किया गया है, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आप देखेंगे कि जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति के संदर्भ में बातें बताई गई हैं उसमें अगर हम देखें तो कुछ न्यायाधीश ऐसे मतलब ऐसे कुछ हैं कि जिनके बारे में आप जान सकते हैं कि कौन हो सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति कोई न्यायाधीश अगर बनना है किसी को भारत का न्यायाधीश तो उसके लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो योग्यता में अगर हम देखें तो कुछ बेसिक योग्यताएं होती हैं, जैसे वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो राष्ट्रपति के पद के लिए था, या जो हमारे बड़े बड़े जो संभ्रांत पद हैं उन सारे पदों के लिए ये मानक बनाए गए हैं। तो इनके लिए भी पद हैं कि ये मानक हैं कि उनका मतलब जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि एक या अधिक हाई कोर्ट में लगातार, देखिए इनमें से कोई 3 मानक है, तीनों में से कोई एक मानक फुलफिल करना अति आवश्यक है, तभी कोई जो है न्यायाधीश बन सकता है। तो हाई कोर्ट में किसी भी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक, ठीक है, हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में, न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। एक या अधिक हाई कोर्ट में लगातार, मतलब कहीं ब्रेक ना हो और लगातार हो, जैसे मान लो कहीं 2 साल किसी हाई कोर्ट में रहे, कहीं 1 साल रहे, कहीं 6 महीने रहे, कहीं 4 महीने रहे, कहीं 10 महीने रहे, जो भी रहा हो, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। तो वह व्यक्ति जो है क्या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। दूसरा क्या है, वह 10 वर्ष से अधिक तक किसी हाई कोर्ट में, एक या अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत किया हो, तब वह क्या हो सकता है, न्यायाधीश बनने की योग्यता रख सकता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के आधार, राष्ट्रपति को अगर यह लगता है कि कोई विधिवेत्ता है जिसे राष्ट्रपति मतलब जस्टिस बनाया जा सकता है, न्यायाधीश बनाया जा सकता है, तो उसे वो बना सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष मानक नहीं है, राष्ट्रपति की इच्छा पर है, बस उनको लगे कि ये विधिवेत्ता हैं तो उनको न्यायाधीश बनाया जा सकता है। यह जो बात कही गई है, हालांकि अभी तक राष्ट्रपति महोदय ने आज तक के कार्यकाल में भारत के कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति महोदय कभी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी न्यायाधीश की नियुक्ति किए हों। तो ये तो मतलब ऑप्शन है, लेकिन ये है नहीं। तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो कोई चीफ जस्टिस जो हो, कोई जस्टिस जो हो वो किसी भी हाई कोर्ट में, है ना, किसी एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष की सेवा दे चुका हो तो वो न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट की हो रही है। हाई कोर्ट में अगर वर्क किया है कोई मतलब जो है एडवोकेट जज, तब उसको 5 साल की सेवा पूरी होने के बाद में बनाया जा सकता है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। या
कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका है तो बन सकता है, और तीसरा, अगर राष्ट्रपति की निगाह में कोई विद्वता है तो उसे भी बनाया जा सकता है। ये तो इसके थे न्यायाधीश होने की योग्यता के संदर्भ में थे। और योग्यता के बारे में जो अनुच्छेद दिया है देखिए 124(3) में बताया गया है, तो तीनों ये आर्टिकल 124(3) यहाँ मिलता है। 124(1) में क्या था, जो है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया था, और जो है 124(2) में क्या कहा गया था, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में था। और 124(3) में जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, योग्यताओं के बारे में कि कौन व्यक्ति योग्य होगा न्यायाधीश बनने के लिए है सुप्रीम कोर्ट के। और 124(6) में क्या बताया है, शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में 24(6). तो ये बात आप लोग बच्चों ध्यान से रखिए, समझ में रखिएगा अपने दिमाग में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और वहीं पर फिर न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के संदर्भ में कुछ बातें बताई गई हैं कि कितने वेतन कितने भत्ते होंगे। तो 2018 से देखिए सभी के न्यायाधीशों के या जो बड़े बड़े पद हैं राष्ट्रपति महोदय के, उपराष्ट्रपति के, जैसे राष्ट्रपति महोदय के 5 लाख रुपए वेतन है, उसके बाद में 4 लाख, ऐसे क्रम में सारे लोगों के वेतन हैं। उसी तरह से 2018 में मुख्य न्यायाधीश के और अन्य सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के वेतन में भी वृद्धि कर दी गई है। और वह वेतन वृद्धि जो है वह 2,80,000 रुपये CJI का है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 2,80,000 रुपये हैं, और अन्य न्यायाधीश जो हैं उनके जो वेतन है 2,50,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह भारत की संचित निधि पे से दिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये धन दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस निधि से दिए जाते हैं, तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। CJI के जो पद हो, जो वेतन होता है 2,80,000 रुपये है, और सामान्य जो है न्यायाधीश हैं उनके जो पद हैं वो वेतन है वो 2,50,000 रुपये हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में बात करें कि इनका कार्यकाल क्या होता है। तो देखिए 65 वर्ष तक की आयु का जो होती है यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु होती है, मतलब कार्य करने की आयु होती है 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक की अगर सेवा देने के बाद वो रिटायर्ड मान लिए जाते हैं, यानी रिटायर्ड कर दिए जाते हैं न्यायाधीश महोदय लोग, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और भी है, जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है, जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे, अच्छा एक चीज़ और भी जान लीजिए कि ठीक है, इसी को देखते हैं। न्यायाधीशों पर कुछ प्रतिबंध, कुछ रोक लगाई जाती है, जिसमें ये लगाई जाती है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है या सुप्रीम कोर्ट का कोई सामान्य न्यायाधीश है तो वह ना तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है, ना ही किसी और हाई कोर्ट में वकालत कर सकता है, यानी कि प्रतिबंधित किया गया, स्ट्रिक्टली रोक दिया गया है। यह अनुच्छेद 124(7) में बात वर्णित की गई है कि कोई व्यक्ति अगर न्यायाधीश हो सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है, तो वह किसी न्यायालय में वकालत फिर रिटायर्ड होने के बाद नहीं कर सकता है। तो इस बात को रखिएगा, 124(7) में इसके बारे में बताया गया बच्चों, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें तो थोड़ा अच्छा होगा कि मतलब किसमें क्या बात बताएगी। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग कृपया इस पर बहुत बारीकी से ध्यान दें कि किसमें कौन से न्यायाधीश हैं और किनके बारे में क्या बातें बताई गई हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा जान लें। इसमें आप लोगों को ये बात देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ तो यह है 124 के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है, लिखा हुआ है 124 के बारे में, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि अनुच्छेद 124। तो 124 क्या है, गठन के बारे में बताया गया है बच्चों, है ना, गठन के बारे में बताया गया है। तो इसमें ये व्यवस्था दी गई है सीधे गठन के बारे में, जो कि आपको पहले चर्चा हो चुकी है। अनुच्छेद 126, ये सारे अनुच्छेद आपको बच्चों याद होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे सीधे डायरेक्टली। तो अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में अभी हम लोगों ने बात की, यहाँ पर देख रहे थे आप लोग, जो है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में अभी मैंने जिक्र किया था 126 में है। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात की गई अनुच्छेद 127। अब देखिए तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, थोड़ा इस पर मैं बता दूँ आपको। वे न्यायाधीश जब कोरम पूरा नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को कार्यों को संचालित करने के लिए कोरम पूरा करने, मान लो कोई कमेटी, कोई पीठ बैठ रही है, उस पीठ में 12 सदस्यीय, 13 सदस्यीय या इस तरह के बड़े सदस्य, 10 सदस्यीय पीठ है, या कोई कार्य संचालित करने के लिए कोई बड़े मतलब पैमाने पर जजों की आवश्यकता है और वहाँ पर जज उतने सुप्रीम कोर्ट में मौके पर नहीं है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, तदर्थ न्यायाधीशों की यानी कि हाई कोर्ट के जजों को
फिर वहाँ पर मतलब जो है अपनी प्रक्रिया जो है उसके बारे में बताएंगे अभी आगे, हम जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो उसके तहत उसमें नियुक्त कर दिया जाता है और वो फिर अपने कार्यों का संचालन करते हैं जब तक उनका कार्य वहाँ पर ज़रूरत होती है उनको। तो वही होते हैं तदर्थ न्यायाधीश। और एक जान लीजिए कि ये तदर्थ न्यायाधीश की जो परंपरा है यह फ्रांस से ली गई है और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पर अपर न्यायाधीश की नियुक्ति होती है या अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो शब्द ध्यान रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश। एग्जाम में पूछता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ होते हैं तदर्थ न्यायाधीश, हाई कोर्ट में अपर न्यायाधीश होते हैं या अतिरिक्त न्यायाधीश उन्हें कहा जाता है। ठीक है, यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होते हैं और यह फ्रांस से व्यवस्था ली गई है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अगला है बच्चों कि अनुच्छेद 129 अभिलेखीय न्यायालय है। वेरी गुड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्या है, 129 में के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है। देखिए, अभिलेखीय न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जिनके निर्णय, किसी मुद्दे पर कोई विवाद होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है उस निर्णय को ही एक तरह से कहिए कि संविधान मान लिया जाता है और उसको ही अभिलेख के रूप में सुरक्षित रख लिया जाता है और वो संविधान में एक तरह से कहिए कि संविधान की पुस्तक में ऐड हो जाता है। किसी विवाद किसी मुद्दे पर कोई विवाद हुआ हो और सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय उस पर दिया हो, ठीक है, संविधान में व्याख्या करते हुए कि संविधान ये कह रहा है और संविधान के आधार पर यह होगा, समझ रहे हैं ना, तो वह जो है वो फैसला सुरक्षित रख दिया जाएगा। और उस तरह का कोई भी अगर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हो या किसी और हाई कोर्ट में हो या जिले स्तर पे कोई भी कोर्ट होगा तो हमेशा जो संबंधित मुकदमा देखा जा रहा है उस पर निर्णय इसी के परिप्रेक्ष्य में दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में मुकदमे में क्या निर्णय दिया है, समझ रहे हैं। तो यानी कि उन अभिलेखों को सुरक्षित रख लिया जाता है और अभिलेख तभी ही बदले जा सकते हैं जब उससे बड़ी पीठ उस पर गठित हो और फिर उस निर्णय को अगर बदले। जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले बाद में देखिए, इसके पहले जो उद्देशिका के बारे में कई बार चर्चा चली कि भाई नहीं ये अब संविधान का अंग है, फिर नहीं है, फिर अंग है, फिर नहीं है, इस तरह के निर्णय आते गए। ये न्यायाधीशों की पीठ के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो एक बार कह दिया गया 13 सदस्यीय जैसे जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो कमेटी गठित की, 13 सदस्यीय इस कमेटी गठित की और इन्होंने जो निर्णय दे दिया कि नहीं जो है उन्होंने संविधान के आधारभूत ढांचे का जो संकल्पना दी वो हमेशा बनी हुई है। अब जब भी कोई भी उससे छोटा न्यायालय या हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ही कोई न्यायालय अगर देखेगा और जब तक उससे बड़ी पीठ नहीं है उसके अगेंस्ट कोई निर्णय नहीं दे सकता है और हमेशा इस बात को उनको मानना पड़ेगा। तो उनके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये देखिए दो कोर्ट ऐसे होते हैं जिनके अभिलेखीय न्यायालय जिन्हें कहा जाता है, इनके निर्णय को सुरक्षित रख लिया जाता है। और अगला इस तरह से संबंधित कोई मुकदमा अगर होता है तो उस मुकदमे में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इससे संबंधित जो निर्णय दिया गया है वो क्या है और उसी के परिप्रेक्ष्य में निर्णय दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे आइए देखते हैं आगे की बातें। फिर उसके बाद क्या रहा है, अनुच्छेद 130 है, यह उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेकर के इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 131 में क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता है ना। आरंभिक अधिकारिता का मतलब होता है कि जैसे कोई भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरंभिक अधिकारिता यानी कि कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिनको लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट अपने पास वो मंगा लेता है, उस निर्णय को सीधे सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले लेगा और मंगा लेगा और उसके मुकदमे उन्हीं को देखने को ही सिर्फ पावर होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो दो राज्यों के मध्य विवाद है तो वो देखा कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। कभी क्या इसकी 3 कंडीशन है, 3 तरह की स्थितियां बनती हैं। आप इन तीनों स्थितियों को बहुत बारीकी तरीके से देखिए। भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, ठीक है, यानी भारत सरकार से और एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो। दूसरा, भारत सरकार और कुछ राज्य एक तरफ हों, बाकी एक राज्य या कुछ राज्य एक तरफ हों। इस तरह के विवाद की भी सुनवाई जो करेगा वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखें 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, तो मैंने अभी आपको बताया। फिर भारत सरकार मतलब जो है भारत सरकार एक तरफ हो, बाकी राज्य, मतलब यही बात 3 बार कह दी गई है। एक तरफ भारत सरकार हो, दूसरी तरफ दूसरे राज्य हो। दूसरी तरफ के दूसरा कंडीशन है भारत सरकार हो और फिर उसके साथ कुछ राज्य हों और फिर अलग कुछ राज्य हों।
ये कंडीशन दूसरी बनती है। और तीसरी बनती है 2 राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक अधिकारिता की सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, न कि कोई हाई कोर्ट और कोई इस तरह के संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं की जा सकती है। तो ये विशेष पावर या शक्तियाँ इनके अंतर्गत है। और किसी मामले को मतलब यही मामले हैं जिनकी सीधी सुनवाई कर लेता है, तो इसको ही कहा जाता है अपीलीय अधिकारिता। आरंभिक या प्रारंभिक अधिकारिता या अपीलीय अधिकारिता जो है इसके अंतर्गत, इसके शक्तियों के दायरे के अंतर्गत आता है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये अधिकारिता इनके पास आती है, सीधा ये निर्णय लेते हैं, है ना। ये बाकी और जगहों पे नहीं चलता है निर्णय, मतलब इनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। तो आप समझ गए होंगे, 2 राज्यों के मध्य विवाद हो, राज्य और केंद्र के मध्य विवाद हो, या राज्य केंद्र कुछ राज्य और केंद्र एक तरफ हो, दूसरी तरफ कुछ राज्य हो, ये 3 तरह की कंडीशन होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। यही इस तरह के मुकदमे सीधे अपने पास जो बुला लेना, यही अपीलीय अधिकारिता जो के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मामलों की सीधी सुनवाई करता है अनुच्छेद 131 के तहत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 131 के तहत ये बात बताई गई है। अगला है बच्चों अनुच्छेद 136 के तहत क्या गया है, सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाज़त। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को विशेष इजाज़त देने की मतलब कुछ पावर दी गई है, इसमें आपका उल्लेख किया गया है। और फिर उसके बाद अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट पुनर्विलोकन की शक्ति है। अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनराविलोकन के बारे में जानते हैं। इसकी कंडीशन आप देख, कोई निर्णय दिया गया, उसके निर्णय को फिर बदल देना और बड़ी खंडपीठ के द्वारा ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। या इसको न्यायिक पुनराविलोकन की और परिभाषा अगर हम देखें तो इसमें ये होता है कि अगर कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है, विधायिका के द्वारा कोई ऐसे कानून का निर्माण कर दिया गया है जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से फंडामेंटल राइट को इफेक्टिव करता है, तो उसको अंशतः या पूर्णतः समाप्त करने की जो व्यवस्था होती है वो न्यायिक पुनराविलोकन के बारे में कहता है, वो पावर दी जाती है। तो ये चीज़ है उसमें। उसके अलावा अनुच्छेद 141 देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर अबद्ध होगी। ठीक है, यानी कि वही बात मैंने बताई कि अनुच्छेद 141 ये बाध्य करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो अभिलेखीय न्यायालय जो बना है, उसके निर्णय को सभी राज्य मतलब जो न्यायालयों पर ये बाध्यकारी हो जाएगा और मानना पड़ेगा सभी को। ठीक है, ठीक, अबद्ध कर होता है। और अगला है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति अनुच्छेद 146 के संदर्भ में दिया गया है। तो ये तो बच्चों आज था आप लोगों का मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। कुछ आर्टिकल्स मैंने प्रयास किया कि आपको कुछ बेहतर बताया जा सके, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इससे संबंधित हैं, लेकिन आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हाई कोर्ट में उसमें कुछ चर्चा है, हम लोग उस पर भी करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ हद तक जान पाए होंगे, कुछ चीज़ें इनको समझ में आई होंगी, कैसे इसकी कार्य पद्धति है, क्रिया कैसे करता है, कार्य कैसे करता है, और इसकी क्या उपयोगिता है भारतीय संविधान में, यह भी शायद संभवतः आप समझ पाए होंगे। आप लोगों ने वीडियो सीरियसली देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग और भी अच्छी तरीके से देखिए। इसके भी क्वेश्चंस जो हम लोगों के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला चल रही है, उसमें आप लोगों को इसके भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और हर टॉपिक का हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों का फंडामेंटल राइट का चल रहा है, इसके पहले हम लोगों ने उद्देशिका के बारे में और संघराज क्षेत्रों के बारे में, सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में क्वेश्चंस हम लोगों के हो चुके हैं। फंडामेंटल राइट के 2-3 वीडियोज़ हम लोगों के आने वाले हैं। फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो DPSP के बारे में जो है क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि निदेशक तत्वों के बारे में देखेंगे। फिर मौलिक कर्तव्य के कुछ होंगे। फिर हम लोग संघ के में आ जाएंगे और संघ से रिलेटेड होकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से देखिए, फिर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनकी आप लोग सीरीज भी सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। कोई भी आगामी परीक्षा जो है आपकी, चाहे 1 दिवसीय हो या संघ लोक सेवा आयोग की हो या स्टेट राज्य लोक सेवा आयोग की हो, सारी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। धन्यवाद।